Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है जो कि 1 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से प्रयास करें, खुद से सॉल्व करें और उसके बाद आप यहाँ से आंसर को मैच कर सकते हैं। राइट, नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़ें और क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का प्रयास करें और सही विकल्प के सामने सही का गोला लगाएं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ जिसका उपयोग हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। यानी कि डियर स्टूडेंट, ये जो बताया जा रहा है, जो हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, जिसके का जो हमारी जो है ना हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है, और इसमें हमारे चाहे वो जो तकनीकी रूप से हमारे लिए आसान हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी रूप में, इकोनॉमी रूप में हमारे संभाव्य और सांस्कृतिक रूप में स्वीकार्य हो, वो सारी चीज़ संसाधन कहलाता है। ठीक है, क्या आप भी जब मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है? यस, बिल्कुल, संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है। जैसे कि कई लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है, वे मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। तो संसाधन क्या है डियर स्टूडेंट? मानवीय क्रियाओं का परिणाम है और मनुष्य स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मनुष्य भी, एक इंसान भी, व्यक्ति भी संसाधन का एक हिस्सा है और वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। संसाधनों को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, जैविक और अजैविक। ठीक है, और उसके दूसरा है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास की स्थिति के आधार पर संभावी और विकसित, भंडार, संचित और कोष। ठीक है, इतना में इसे क्या किया गया, बांटा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया जो किस तरह से संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उसके बाद विकास के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए इसमें पूछे गए सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर लगाते हैं। किसी चीज़ को संसाधन कहा जा सकता है यदि वह, किसी चीज़ को तब संसाधन कहेंगे जब वह तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे प्रकृति के मुक्त उपहार होते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को मानवीय हस्तक्षेप के बिना संसाधन में बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। मनुष्य व्यक्तियों को संसाधन में बदलते हैं, वे स्वयं भी एक संसाधन का। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक तरीका नहीं है? यानी संसाधन को वर्गीकृत करने का तो अभी हम अपने पढ़ा, समाप्यता के आधार पे है, स्वामित्व के आधार पे है, उत्पत्ति के आधार पे, लेकिन अस्थायित्व के आधार पे नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा है तो हमें याद रखना, नहीं वाले ऑप्शन करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, किसी देश का प्रादेशिक जल उदाहरण है किसका? राष्ट्रीय संसाधन का। किसका है? राष्ट्रीय संसाधन का। और 5वां है, गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। क्या है डियर स्टूडेंट? जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके घर के पास का सार्वजनिक पार्क किसका उदाहरण है? तो वो सामुदायिक जो है ना डियर स्टूडेंट, क्या है? सामुदायिक संसाधन का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए, ये 3 क्वेश्चन जो है ना बेहद ही आसान है। इसमें नंबरिंग इसको वैसे होना चाहिए 7, 8, 9 और 10 होना चाहिए, बट इसमें 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो मैंने भी 3, 4 और 5 और 6 ही लिखा है। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 यानी 3 to 6 करते हैं। देखिए, किसी देश की जो है ना डियर स्टूडेंट, किसी देश में राज्य ए में एक औसत व्यक्ति की आय राज्य बी में औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन राज्य बी में उच्च साक्षरता दर और निम्न शिशु मृत्यु दर है और राज्य ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम है। तो आप इनमें से किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे और क्यों मानेंगे? अपने उत्तर के साथ कोई 2 कारण भी बताइए।
तो डियर स्टूडेंट, इनमें से राज्य बी को हम अधिक विकसित मानेंगे, क्योंकि आय का विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ना कि संपूर्ण विकास का। और गुणवत्ता युक्त जीवन के लिए आय के अलावा जीवन के पहलू जैसे साक्षरता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छ पर्यावरण हो गया इत्यादि भी क्या है, महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बेहद ही आसान है। ठीक है, वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? तो अपने उत्तर के तर्क दीजिए। तो मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। ठीक है, मैं इस कथन से क्या हूँ डियर स्टूडेंट, पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, बल्कि यह हम सब की है। पृथ्वी को हमने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है और उनको इससे बेहतर सौंपना है, यह हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 3rd है, पॉइंट है, अगर हम पृथ्वी तथा संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो पूरी पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करें। तो मृदा अपरदन भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, और मृदा संरक्षण की विधियां जो है ना, वनों की रक्षा करके है, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार करना, बाढ़ नियंत्रण करना, अत्यधिक चराई पर रोक लगाना, पट्टीदार व सीढ़ीनुमा खेती करना, समुच्चरेखीय जुताई करना, ये सारे इसके रीजन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है डियर स्टूडेंट, विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है और क्यों? तो विश्व के विभिन्न देशों की तुलना भी निम्न आधार पर किया जा सकता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, देश की आय को जब हम कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है डियर स्टूडेंट, साक्षरता। कुछ जनसंख्या में साक्षरता जनसंख्या का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। और शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से जितने बच्चों की मृत्यु 1 वर्ष पूरा करने से पहले हो जाती है, उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, जीवन का प्रत्याशा यानी औसत आयु। ये सभी विशेषता महत्वपूर्ण है, और अगर हम इनमें से किसी एक को चुनना हो तो साक्षरता दर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य, साक्षरता दर बेहतर आर्थिक विकास की नींव होती है, और शिक्षा जनता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होती है। ठीक है, आप डियर स्टूडेंट मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।